तो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं, नॉमिनेशन कैसे कैसे बदला जा सकता है। चलिए, नॉमिनेशन के मॉडिफिकेशन का प्रोसीजर ऐसे है कि पेन ले लिया जाए। जो एम्प्लॉय है हमारा, अगर वो फैमिली एक्वायर कर लेता है ना, ये पढ़ा था हमने कि अगर उसकी फैमिली नहीं है तो वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन अगर उसकी फैमिली हो जाए, अगर उसकी फैमिली हो जाए, फैमिली एक्वायर हो जाए, तो फैमिली एक्वायर होने के 90 डेज के अंदर अंदर, फैमिली एक्वायर करने के 90 डेज के अंदर अंदर, जरूरी नहीं है फैमिली एक्वायर होने का मतलब शादी है, और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं, है ना। शादी हो गई, फैमिली एक्वायर हो गई, उसके 90 डेज के अंदर अंदर एम्प्लॉय एक फॉर्म भरेगा, उसका नाम होता है फॉर्म जी। कितने दिन के अंदर अंदर? 90 डेज के अंदर अंदर। और वो फॉर्म भरकर किसको देना है? वो फॉर्म भरकर अपने एम्प्लॉयर को देना है। ठीक है, एक तो ये हो गया मॉडिफिकेशन कि भाई फैमिली एक्वायर हो गई इसलिए मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। और किस लिए मॉडिफिकेशन हो सकता है? हम प्रोपोर्शन चेंज कर रहे हैं, है ना, एक नॉमिनी को हटाकर दूसरे नॉमिनी को रख रहे हैं। या एक चीज हमने क्या पढ़ी थी, नॉमिनी प्री डिजीजेस द एम्प्लॉय, नॉमिनी एम्प्लॉय से पहले मर जाए, है ना, तो उस केस में भी हमको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। चलिए जी, कैसे चेंजेस होंगे उसमें? तो एम्प्लॉय है, अगर वो किसी और वजह से चेंज करना चाह रहा है, मतलब अदरवाइज देन बाय एक्वायरिंग फैमिली, तो उस केस में उसको क्या करना होगा? उस केस में उसको फॉर्म एच भरना होगा। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर। फैमिली एक्वायर करी तो फॉर्म जी, और कोई और कारण है तो फॉर्म एच, और वो भर के किसको दे देगा? वो भर के एम्प्लॉयर को दे देगा। एम्प्लॉयर उसका रिकॉर्ड रखेगा सारा। क्लियर है? चलिए, तो अगर हमको फैमिली एक्वायर करने की वजह से मॉडिफिकेशन करना पड़ता है तो फॉर्म जी उसके लिए दिया हुआ है। किसी और वजह से अगर हम नॉमिनेशन अपडेट कर रहे हैं तो फॉर्म एच उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं जी। अब क्योंकि बार बार एक टर्म आ रहा है फैमिली फैमिली फैमिली, है ना, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यहां पर फैमिली का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए जी समझते हैं। तो वो कह रहा है कि फैमिली को समझने के लिए आप एम्प्लॉय को दो हिस्सों में बांट दो। ठीक, या तो एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय होगा या एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय होगा। ठीक, अच्छा, क्या कह रहा है जी? अगर मेल एम्प्लॉय है तो वो खुद हिमसेल्फ, उसकी बीवी, उसके बच्चे, बच्चे चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। ना तो लिखा है कि बच्चे डिपेंडेंट होने चाहिए एम्प्लॉय पे, ना लिखा है कि मैरिड होने चाहिए या अनमैरिड होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए, तो वो फैमिली में काउंट होंगे। हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स, उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, या उस पर डिपेंडेंट उसके वाइफ के माता पिता। माता पिता तो वो वाइफ के हैं, यानी कि सास ससुर हैं, लेकिन सास ससुर जो हैं वो पूरी तरह से जीवन यापन के लिए मेल एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट है, तो वो भी उसकी फैमिली मानी जाएगी। वीडो एंड द चिल्ड्रन ऑफ हिज प्री डिजीज्ड सन। प्री डिजीज्ड का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है। प्री डिजीज का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि पहले मर गया, है ना, एम्प्लॉय से पहले उसके बेटे का स्वर्गवास हो गया, तो उस बेटे को कहेंगे हम प्री डिजीज सन। और उस प्री डिजीज सन की अगर कोई वीडो है, मान लो वो शादीशुदा था, हमने तो पहले ही कहा बच्चे चाहे शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा हो, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, फैमिली में शामिल रहेंगे, या उसके बच्चे, सन के बच्चे मतलब एम्प्लॉय के पोता पोती। अगर बेटा मर गया है तो, बेटा था, फैमिली था, बेटा मर गया, फैमिली से बाहर हो गया, उसकी बहू और उसके बच्चे रह गए, तो उसकी बहू और उसके बच्चे भी फैमिली का हिस्सा माने जाएंगे। अब इधर आ जाइए जी, फीमेल के केस में डिट्टो है। इधर क्या लिखा हुआ है? हिमसेल्फ। इधर क्या लिखा हुआ है? हरसेल्फ। इधर क्या लिखा हुआ है? वाइफ। इधर क्या लिखा हुआ है? हस्बैंड। वही चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स उस औरत के सास ससुर अगर डिपेंडेंट है उस महिला की सैलरी पर, उस महिला की अर्निंग पर, और प्री डिजीज सन के वीडो और चिल्ड्रन। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। खुद पति या पत्नी, है ना, अगर दोनों में मान लें तो
खुद, पति या पत्नी, बच्चे, बच्चे चाहे शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा हो, ठीक, अपने माँ बाप अगर वो हम पर डिपेंडेंट है तो, अपने सास ससुर अगर वो हम पर डिपेंडेंट है तो, कोई सन जो कि मर गया है और उसकी वाइफ है या उसके बच्चे हैं तो वो भी हमारी फैमिली में काउंट होंगे, है ना। सिंपल डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज H में दी हुई। अच्छा, अब जरा हम अपने एक्ट की तरफ आ जाते हैं, है ना। एक्ट को देख लेते हैं, एक्ट क्या कह रहा है फैमिली के बारे में। चलिए जी, फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं। नीचे चलेगी फैमिली की डेफिनेशन, कोई बात नहीं, आ जाएगी, है ना, घबराते नहीं है छोटी छोटी बातों में। मॉडिफिकेशन, नॉमिनेशन वगैरह हमने सब पढ़ लिया था, ये रहा, है ना। क्या है सेक्शन 2 क्लॉज H? सेक्शन 2 क्लॉज H क्या कह रहा है जी? फैमिली की डेफिनेशन दे रहा है, फैमिली को डिफाइन कर रहा है। हमने पढ़ लिया हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, वेदर मैरिड और अनमैरिड, ये सब हम पढ़ चुके ऑलरेडी। यहां पर एक चीज है जिसकी वजह से मैं यहां लेकर आया हूं आपको, ये है अडॉप्टेड चाइल्ड की स्टेटस। कह रहा है दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट वेयर द पर्सनल लॉ, वो व्यक्ति जो एम्प्लॉय है, यहां क्वेश्चन क्या है, यहां क्वेश्चन ये है कि ये जो अडॉप्टेड चाइल्ड है ये फैमिली का हिस्सा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो लॉ ये कह रहा है कि वो एम्प्लॉय जिस भी पर्सनल लॉ को मानता है, ठीक है ना, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानता होगा, हिंदू है तो हिंदू पर्सनल लॉ को मानता होगा, वो जिस भी पर्सनल लॉ को मानता है, अगर वो धर्म अडॉप्शन की इजाजत देता है, अगर वो धर्म अडॉप्शन की इजाजत देता है और उसने किसी बच्चे को लॉफुली अडॉप्ट किया है, तो वो बच्चा उसकी फैमिली में शामिल हो सकता है, उसकी फैमिली में हम उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। एंड वेयर ए चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय हैज बीन अडॉप्टेड बाय अनदर पर्सन, मान लीजिए एम्प्लॉय के किसी बच्चे को किसी और ने गोद ले लिया है, तो वो जो किसी और ने गोद ले लिया है उसको एम्प्लॉय की फैमिली में से हटा देंगे और जो वो दूसरा आदमी है उसकी फैमिली में शामिल कर देंगे। क्लियर हो गई बात? नहीं क्लियर हुई? ध्यान से सुनो। मिस्टर ए है, मिस्टर ए के किसी बच्चे को मिस्टर बी ने गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो वो अब मिस्टर ए का बच्चा थोड़ी रह गया, अब वो किसका बच्चा हो गया? मिस्टर बी का बच्चा हो गया। तो मिस्टर ए की फैमिली में से हटा देंगे और मिस्टर बी की फैमिली में जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो ये बात हमें अलग से समझनी होगी। एक और चीज फैमिली के बारे में इंपॉर्टेंट कही गई है, क्या? जो महिला है, जो महिला एम्प्लॉय है, वो चाहे तो अपने हस्बैंड को अपनी फैमिली से हटाने का नोटिस एम्प्लॉयर को दे सकती है। सिमिलर प्रोविजन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द मेल एम्प्लॉय। मेल एम्प्लॉय चाहे तो अपनी वाइफ को हटाने का नोटिस नहीं दे सकता अनटिल अनलेस शी इज पार्ट ऑफ द फैमिली। ये कह रही है जी, ये रूल 5 कह रहा है कि कोई भी महिला अपने आदमी को अपनी फैमिली में से हटाने का नोटिस फॉर्म डी में दे सकती है, और ये नोटिस वो अपने एम्प्लॉय को ट्रिप्लिकेट में देगी, ठीक है जी, 3 कॉपी देगी उसकी। एम्प्लॉय क्या करेगा? एम्प्लॉय उसे रिकॉर्ड करेगा कि भाई अब इसकी फैमिली में, इस महिला की फैमिली में इसके हस्बैंड को नहीं रखना है, उसे एक्सक्लूड कर देना है, और 1 कॉपी साइन करके महिला को वापस कर देगा, और 2nd कॉपी को उस अथॉरिटी को भेज देगा जो अथॉरिटी उस एरिया में ग्रेच्युटी के मामलों को देखती है ना। झगड़ा हो गया मियां बीवी में, बीवी काम करती है, कमा के लाती है, और हस्बैंड बावजूद उससे झगड़ा करता है। बीवी को लगा अच्छा, मान लो कल को इसने मुझे मार दिया, मेरी डेथ कम ग्रेच्युटी अगर मुझे मिलेगी तो ये तो उसको भी खा जाएगा। एक काम करती हूं, इसको फैमिली में से अलग कर देती हूं, है ना, उसको फैमिली में से अलग कर दिया।
कोई भी कारण है, महिला को पूरा अधिकार है कि वो अपने हस्बैंड को फैमिली की डेफिनेशन से अलग करवा ले। अच्छा, बाद में उसे लगा नहीं जैसा भी था ठीक आदमी था, मेरा ही था, कोई बात नहीं, फिर इंक्लूड कर लेती हूं, तो फिर से वो फॉर्म ई दे सकती है अपने एम्प्लॉयर को, वही ट्रिप्लिकेट में देगी, एम्प्लॉयर उसको नोट कर लेगा, नोट करके एक कॉपी वापस एम्प्लॉई महिला को दे देगा और एक कॉपी उठाकर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेज देगा। ये सिंपल तरीका है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। हमने अभी तक सेक्शन 4 पढ़ा, उसके कई सब सेक्शन पढ़े कि भाई ग्रेच्युटी किसको दी जाएगी, कब दी जाएगी, कैसे उसका कंप्यूटेशन होगा, कैसे उसकी फॉरफीचर हो सकती है और कितनी मैक्सिमम ग्रेच्युटी पे हो सकती है, ये पढ़ा हमने। दूसरा हमने फिर पढ़ा कि नॉमिनेशन कैसे होता है। सेक्शन 5 में हमने पढ़ा कि अगर कोई एम्प्लॉयर पहले से ही बेहतर ग्रेच्युटी पे कर रहा है तो उसको इस एक्ट में शामिल नहीं करेंगे, है ना। शामिल नहीं करेंगे मतलब वो कह सकता है सरकार से कि जी मुझे इस एक्ट से अलग कर दिया जाए, मुझे इस एक्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए क्योंकि मैं पहले से ही बेहतर ग्रेच्युटी पे कर रहा हूं। सेक्शन 6 में हम नॉमिनेशन पढ़ रहे थे कि नॉमिनेशन कैसे होगा, नॉमिनेशन कैसे बदला जा सकता है, नॉमिनेशन में अगर कोई चेंजेस है या नॉमिनेशन किसके नाम में होगा, है ना। अगर फैमिली है तो फैमिली के नाम में ही होगा, फैमिली नहीं है तो किसी के भी नाम में कर सकते हैं, फिर फैमिली एक्वायर होगी तो फैमिली के नाम में दोबारा करना जरूरी है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई। वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स में। यहां पर सेक्शन 4 में एक और हमने बात पढ़ी थी। सेक्शन 4(1) में हमने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति को ग्रेच्युटी तभी मिलेगी जब उसने 5 कंटिन्यूअस ईयर्स एम्प्लॉयर के साथ कंप्लीट किए हों। ये जो अब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 1 ईयर की, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको ध्यान से सुनेंगे, इसके हिस्से भी बहुत सारे हैं। हमने क्या कहा था शुरू में कि भाई किसी को भी अगर हम ग्रेच्युटी देंगे तो उसने हमारे साथ कम से कम 5 साल काम किया हो। अब ये 5 साल हम कैसे निकालें, 5 साल कैसे तय करें कि वो कंटिन्यूअस सर्विस में रहा कि नहीं रहा। भाई ऐसा तो है नहीं कि 5 साल तक कोई आदमी छुट्टी ही नहीं लेगा, छुट्टी लेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार भी पड़ेगा, लंबी छुट्टी नहीं लेगा, लंबी छुट्टी भी लेगा, सब है। तो क्या ये जो छुट्टियां उसने बीच में ली हैं या अचानक वो गायब हो गया, बताकर छुट्टी पर नहीं गया, क्या इसे सर्विस में ब्रेक मान लिया जाए, क्या इसे सर्विस में ब्रेक मान लिया जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति की सर्विस कंटिन्यूअस कब मानी जाएगी कि इसने 5 साल कंटिन्यूअस काम किया है ना। उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसी में आते हैं अपनी, ठीक है, एक सेकेंड, यही समझाता हूं आपको, समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, टेक्निकल है लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 1 ईयर ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर अनइंटरप्टेड सर्विस में है, अगर कोई व्यक्ति अनइंटरप्टेड सर्विस में है, अनइंटरप्टेड सर्विस में है मतलब उसने हमारी नौकरी बीच में कभी भी नहीं छोड़ी, उसने हमारी नौकरी बीच में कभी भी नहीं छोड़ी, तो उसे हम कहेंगे कि वो अनइंटरप्टेड सर्विस में है। और दूसरा एम्प्लॉय वो जो अनइंटरप्टेड सर्विस में नहीं है। अब यहां पर जो आप कह रहे हैं कि भाई अनइंटरप्टेड सर्विस में है, अनइंटरप्टेड सर्विस का मतलब है कि उसने हो सकता है बीच में कोई छुट्टी ली हो, बट इसने कभी भी एम्प्लॉयमेंट छोड़ा नहीं है। ये एम्प्लॉय को छोड़कर नहीं गया कभी भी, कोई इस्तीफा नहीं दिया, कोई रिटायरमेंट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। और तीसरा व्यक्ति हो सकता है, तीसरा एम्प्लॉय हो सकता है जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट में हो। अब सीजनल एम्प्लॉयमेंट में तो ऐसा होगा, मान लो सीजन आपका चलता है मार्च से जुलाई, तो मार्च से जुलाई तो वो काम करेगा और फिर जुलाई से लेकर अगले मार्च तक तो काम नहीं करेगा। तो इतनी लंबी छुट्टी को ब्रेक माना जाए कि नहीं माना जाए, इन सब चीजों को हम इस सेक्शन में डील कर रहे हैं, इस डेफिनेशन में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है जी
अनइंटरप्टेड सर्विस। अनइंटरप्टेड सर्विस मतलब भाई साहब ऐसा एम्प्लॉय जिसने कभी छुट्टी ही ना ली हो, हर रोज आ रहा है, बारिश आ गई, तूफान आ गई, आंधी आ गया, रक्षाबंधन, हैप्पी बर्थडे, ये वो, मैरिज, खुद की शादी, बच्चों की शादी, साली की शादी, साले की शादी, कुछ छुट्टी लेता ही नहीं है। अनइंटरप्टेड सर्विस। ऐसा आदमी तो आपको मंगल ग्रह से ढूंढ कर लाना पड़ेगा, धरती पे तो नहीं मिलेगा। ये तो असंभव वाली बात हो गई। अब लॉ कोई असंभव वाली बात तो लिखता नहीं है, तो वो क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अनइंटरप्टेड सर्विस में कब माना जाएगा? अगर उसने बीच में सिकनेस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, ले ऑफ मतलब मालिक ने कहा भाई आज तुम्हारे लिए काम नहीं है, आज तुम घर जाओ, जब तुम्हारे लिए काम होगा तब बुला लेंगे। स्ट्राइक की वजह से, लॉकआउट की वजह से, है ना, ले ऑफ दोबारा आ गया गलती से। सीसेशन ऑफ वर्क नॉट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव। बिना बताए छुट्टी पर चले जाना। वो कह रहा है एक व्यक्ति को हम अनइंटरप्टेड सर्विस में ही मानेंगे। मैंने क्या कहा? अनइंटरप्टेड सर्विस का मतलब होता है जिस आदमी ने कभी भी छुट्टी ना ली हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिल सकता है। तो वो कह रहा है कि उसकी सर्विस इंटरप्टेड नहीं मानी जाएगी, मतलब उसको अनइंटरप्टेड सर्विस में ही माना जाएगा अगर बीच में उसकी सर्विस इंटरप्ट हुई, बीच में उसने छुट्टी ली, बीच में उसने काम नहीं किया, इन वजहों से। किन वजहों से? बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, ले ऑफ मैंने समझा दिया कि एम्प्लॉयर ने खुद कहा आज तुम्हारे लिए काम नहीं है, आज तुम काम पर मत आओ। स्ट्राइक हो गई इसलिए काम पर नहीं आया, लीगल स्ट्राइक है ना, स्ट्राइक के बारे में भी हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन में। लॉकआउट हो गया, लॉकआउट मतलब एम्प्लॉयर ने ही बंद कर दिया है कारखाना कि भाई कुछ दिन पावर कट रहेगी इसलिए कारखाना भी बंद रहेगा, है ना। तो या सिसेशन ऑफ वर्क नॉट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय, कोई मशीन है वो बिगड़ गई, उसमें एम्प्लॉय का कोई कसूर नहीं था, लेकिन एम्प्लॉय से भी काम नहीं लिया गया, उसको भी छुट्टी दे दी गई। एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव। अब यहां पर एक बात समझने की है, जानने की है, जहां कहीं भी कोई आदमी काम करता है वहां एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है जो कि हर एक एम्प्लॉय पर बाइंडिंग होता है, हर एक एम्प्लॉय को उसे मानना होता है। उसमें यह बताया जाता है कि भाई आप अगर लीव लेकर गए हो, पूछ कर छुट्टी पर गए हो, तो चलो हम आपको छुट्टी पर नहीं मानेंगे, है ना। जितनी लीव आपको मिल रही है उतनी लीव आप ले रहे हो, कोई बात नहीं, या पूछ कर छुट्टी पर जा रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बिना बताए गायब हो गए, छुट्टी लेकर चले गए, ठीक है, तो एक मैक्सिमम टाइम बताया जाता है कि इतने दिन तक अगर आप गायब रहे, है ना। लेट अस से, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऐसा कानून में नहीं लिखा हुआ। किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने अपने स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर आप 30 दिन तक बिना बताए गायब रहे तो हम आपको मानेंगे कि आप अभी तक हमारे यहां काम करते हो। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद भी गायब रहे तो हम ये मान लेंगे कि आपने हमारे यहां से काम छोड़ दिया है। मतलब बिना बताए काम पर से गायब हैं आप। कितना समय हो गया? 30 दिन हो गए। 30 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही 30 दिन क्रॉस होंगे, जैसे ही 30 दिन के बाद 31वां दिन आएगा, ये मान लिया जाएगा कि आप नौकरी छोड़कर जा चुके हैं और फिर आपकी सर्विस हो जाएगी इंटरप्टेड। फिर आपकी सर्विस हो जाएगी इंटरप्टेड। गॉट द पॉइंट, है ना। बिना बताए अगर आप छुट्टी पर जा रहे हैं तो एक समय तक तो ये माना जाएगा कि आप छुट्टी पर हैं, वापस आ जाएंगे। लेकिन उस समय के बीतने के बाद ये मान लिया जाएगा कि आप नौकरी छोड़कर चले गए। उसके बाद दोबारा आप नौकरी पर आ जाते हैं तो आप कंटिन्यूअस सर्विस में नहीं माने जाते। क्लियर है? चलिए नोट्स में देख लेते हैं एक बार। हमारी कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 1 ईयर की डेफिनेशन ऊपर दी हुई है।
कंटिन्यूअस सर्विस में आ जाते हैं। ये सुनिए क्या कह रहे हैं। एन एम्प्लॉई शैल बी सेड टू बी इन कंटिन्यूअस सर्विस, ये माना जाएगा कि वो हमारे यहां से कभी भी नौकरी छोड़कर नहीं गया। फॉर ए पीरियड इफ ही हैज फॉर दैट पीरियड बीन इन अनइंटरप्टेड सर्विस, अगर वो अनइंटरप्टेड सर्विस में रहा है, मतलब उसने कभी छुट्टी नहीं ली, उसने 7 साल तक कोई छुट्टी नहीं ली, तो 7 साल तक अनइंटरप्टेड सर्विस मानी जाएगी। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वो कह रहा है बेशक उसकी सर्विस बीच में इंटरप्ट हुई हो, किस वजह से? सिकनेस की वजह से, बीमार पड़ गया है, एक्सीडेंट हो गया है, छुट्टी पे चला गया है पूछकर, लीव मतलब पूछकर छुट्टी पर जाना, एब्सेंस मतलब बिना बताए छुट्टी पर से, बिना बताए वो छुट्टी लेकर चला गया है। नॉट बीइंग एब्सेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर ट्रीटिंग द एब्सेंस एज ब्रेक, हमारे यहां जो स्टैंडिंग ऑर्डर है कंपनी का वो ये कहता है कि भैया इतने दिन के बाद आपकी सर्विस ब्रेक मान ली जाएगी, ठीक है। या फिर ले ऑफ की वजह से छुट्टी पे गया, स्ट्राइक की वजह से छुट्टी पर गया, लॉकआउट की वजह से छुट्टी पर गया, या काम नहीं हो पाया, काम बंद हो गया, सीसेशन मतलब काम बंद होना, नॉट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय, तो इन वजहों से अगर वो छुट्टी पर रहा है तो उसको अनइंटरप्टेड सर्विस में माना जाएगा, मतलब बीच में उसने नौकरी नहीं छोड़ी है, बीच में कोई छुट्टी उसकी नहीं हुई। लेकिन मान लीजिए ये सब करने के बावजूद कुछ छुट्टियां हैं जो इसमें कवर नहीं हो रही, तब फिर दूसरी स्लाइड पर हम आ जाएंगे। ये कह रहा है उन एम्प्लॉइज का क्या जो कि अनइंटरप्टेड सर्विस वाले नहीं हैं, मतलब वो आदमी ने जो छुट्टियां ली हैं उसमें इनके अलावा भी कुछ छुट्टियां हैं, तो वो कह रहा है ऐसे में आप एस्टैब्लिशमेंट को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। एक जो कि साल में हफ्ते में 6 दिन से ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, 6 दिन से लेस देन 6 डेज, 6 दिन से कम चलते हैं, मतलब 5 डेज अ वीक, 4 डेज अ वीक। और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट वो जो कि 6 दिन या ज्यादा चलते हैं, 6 डेज अ वीक और 7 डेज अ वीक। तो अगर आप ऐसे किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं जो कि लेस देन 6 डेज अ वीक काम करता है और आप की साल में टोटल प्रेजेंस जो है वो 190 डेज की है, आप 190 दिन गए हैं, तो फिर चाहे आप ने और भी कोई छुट्टी ली है जो कि यहां बताई नहीं गई थी, सिकनेस, एक्सीडेंट, लीव, ले ऑफ, इनके अलावा भी कोई छुट्टी रही है, तो भी आपको ये माना जाएगा कि पूरे साल आपने काम किया है। हर साल 190 दिन की आपकी अटेंडेंस लगी हुई है, तो माना जाएगा कि आप कंटिन्यूअस सर्विस में हैं। अगर आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 5 डेज अ वीक वाला है या 4 डेज अ वीक वाला है या 3 डेज अ वीक वाला है, अगर 6 या 7 डेज अ वीक वाले एस्टेब्लिशमेंट में आप काम करते हैं तो आपको पूरे साल की कंटिन्यूअस सर्विस में तब माना जाएगा जब आप कम से कम 240 दिन आए हो। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है ना भाई। जिस आदमी ने इन चीजों के अलावा भी छुट्टी ली है उसको कैसे देखें कि वो कंटिन्यूअस सर्विस में है पिछले साल के नहीं है, तो बस ये देखना है कि वो 190 दिन आया है ना। पहले क्या देखना है, एस्टैब्लिशमेंट कितने दिन चलती है जी, एस्टैब्लिशमेंट 6 दिन चलती है हफ्ते में, तो फिर वो आदमी 240 दिन आया हो पूरे साल में। अच्छा ठीक है जी, 6 दिन नहीं चलती, 4 दिन चलती है एस्टैब्लिशमेंट हफ्ते में, तो वो 190 दिन आया हो, ठीक। अच्छा, हमने एक और चीज पढ़ी थी क्या, कि अगर किसी आदमी ने 9 साल 8 महीने काम किया है, 9 साल 8 महीने काम किया, यानी 6 महीने से ऊपर काम किया है, तो हम उसे 10 साल गिन लेते हैं, ठीक। तो ये कैसे गिनेंगे कि 6 महीने पूरे हुए कि नहीं हुए, तो इधर आ जाइए। वो कह रहा है जी 6 महीने गिनने के लिए आप एक काम करो, क्या करो, अगर एस्टैब्लिशमेंट 5 दिन या उससे कम चलता है वीक में, तो 190 का आधा कर दो,
कितने दिन, 95 डेज अगर आ गया है तो माना जाएगा 6 महीने उसके पूरे हो गए। और अगर वो 120 डेज आया है और उसका एस्टेब्लिशमेंट 6 डेज या 7 डेज वाला है तो 240 डेज का आधा कितना हो गया, 240 डेज का आधा हो गया 120 डेज। तो 120 डेज आया है तो मान लिया जाएगा कि वो 6 महीने आया है, 6 महीने उसने काम रेगुलर किया है, उसके सर्विस में ब्रेक नहीं लगा है। ठीक है, वापस चलते हैं नोट्स में, देखिए क्या कह रहा है। वेयर एम्प्लॉई is not in continuous service for any period of 1 year or 6 months, he shall be deemed to be in continuous service, है ना। ऊपर बताए गए तरीके से वो कंटिन्यूअस सर्विस में नहीं है, उसने कुछ ऐसी छुट्टियां भी ली हैं जो ऊपर नहीं लिखी गई हैं, तो उसको कंटिन्यूअस सर्विस में मान लिया जाएगा, है ना। पूरे 12 महीने आया है ऐसा मान लिया जाएगा। अगर 190 दिन वो आया है तो, और उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1 वीक में 6 दिन से कम चलती है, और अगर 1 वीक में 6 दिन या 7 दिन चलती है तो पूरे साल में 220 दिन की उसकी अटेंडेंस लगी हुई है, उसको 6 महीने आया हुआ मान लिया जाएगा। अगर उसकी एस्टेब्लिशमेंट 6 दिन से कम चलती है और वो 95 डेज आया है, 6 दिन या 7 दिन चलती है और वो 120 डेज आया है। अब हमारा तीसरा वाला रह गया बीच का बिच्छू, कौन, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। चलो जी, अनइंटरप्टेड सर्विस वाला भी मान लिया हमने, इंटरप्टेड सर्विस वाला भी ले लिया, अब रह गया सीजनल एम्प्लॉयमेंट वाला, है ना। भाई सीजनल एम्प्लॉयमेंट में तो होते ही नहीं है 95 डेज 6 महीने में, कई बार ऐसा भी हो सकता है साल में नहीं चलता हो 95 डेज, तब क्या करें। तो कह रहा है सीजनल एस्टेब्लिशमेंट वाले को ये मान लीजिए कि वो पूरे सीजन आया है, अगर उसने जितने डेज सीजन चलता है उसका 75% वो आया हो। मतलब अगर 100 दिन का सीजन है तो 75 अटेंडेंस उसकी है, तो मान लीजिए पूरे सीजन आया है, कोई टेंशन ही नहीं, 90 दिन 100 दिन 180 दिन कोई चक्कर नहीं। सीजन कितने दिन चलता है, 200 दिन, कितनी अटेंडेंस लगी हुई है 150, ओके पूरे सीजन आया, जय श्री राम, खत्म, है ना, कोई टेंशन नहीं लेनी। एस्टेब्लिशमेंट 6 या 7 दिन चलता है तो पूरे साल आया हुआ माना जाएगा अगर 240 दिन आया है। 6 दिन से कम चलता है, हफ्ते में 5 डेज अ वीक चलता है तो 190 डेज की अटेंडेंस लगी हुई है तो पूरे साल आया हुआ मान लिया जाएगा। 6 महीना गिनना है तो इसका आधा कर दो, 190 का आधा 95, 240 का आधा 120। ठीक, तो कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 1 ईयर, बात समझ में आ गई आपको। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि ये जो 190 डेज हैं या ये जो 240 डेज हैं, इसमें ले ऑफ वाले दिनों को, टेम्परेरी डिसेबलमेंट की वजह से जो आपने छुट्टी ली वो, मैटरनिटी लीव पे जो महिला है 26 हफ्तों के लिए मैक्सिमम, है ना, और लीव विद वेजेस जो आपकी हैं वो भी जोड़ी जाएंगी। मतलब इन 4 चीजों को मिलाकर भी अगर आप 240 दिन आ गए हैं, ले ऑफ के दिन मिला लिए, लीव के दिन मिला लिए, टेम्परेरी डिसेबलमेंट के दिन मिला लिए, मैटरनिटी लीव, तो मान लिया जाएगा कि आप पूरे साल आए हैं। इनको छुट्टियां नहीं गिनेंगे। वो कह रहा है ना, वो आदमी जो 240 दिन आया हो, जिसकी 240 दिन की अटेंडेंस हो, तो उस 240 डेज में जिस दिन वो आया है वो तो गिनेंगे। उसके अलावा ले ऑफ, टेम्परेरी डिसेबलमेंट, लीव विद वेजेस मतलब वो छुट्टियां जिसके करने पर भी आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव। तो देखिए एक बार, सीजनल एम्प्लॉयमेंट वाला हमने पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन में देखिए, द नंबर ऑफ डेज ऑन विच एम्प्लॉय हैज एक्चुअली वर्कड अंडर द एम्प्लॉयर शैल इंक्लूड द डेज ऑन विच ही हैज बीन लेड ऑफ। आया तो था लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको काम नहीं दिया। ही हैज बीन लीव विद फुल वेजेस, उन दिनों की छुट्टियां जो उसे वैसे भी मिलती ही मिलती, संडे की छुट्टियां, त्योहार की छुट्टियां, सिक लीव वगैरह, या टेम्परेरीली डिसेबल हो गया था, कोई चोट लग गई थी उसे, कैसे, एम्प्लॉयमेंट के दौरान, काम करते वक्त उसको कोई चोट लग गई थी जिससे कि टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो गया था। डॉक्टर ने लिख के दिया था कि भाई ये व्यक्ति अब वो काम नहीं कर सकता है कुछ दिन के लिए जो काम ये कर रहा था, तो इसे छुट्टी मिलनी चाहिए। वो छुट्टियां भी छुट्टी नहीं मानी जाएंगी। या फिर मैटरनिटी लीव, गर्भावास, मतलब जिस समय कोई महिला
प्रसव में है, गर्भावस्था में है, तो 26 वीक की छुट्टी उसे स्वीकृत की गई है ना। उन दिनों वो नहीं आई है तो भी उसको क्या माना जाएगा कि वो आई है। इसको वर्किंग डेज में इंक्लूड करेंगे। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 1 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में सीधे सीधे भी पूछी जा सकती है, इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे कि इसको याद करेंगे ठीक से, है ना। चलिए आगे, ठीक है भाई। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, ग्रेचुटी कैसे कैसे पे होती है, किसको होगी किसको नहीं होगी, कैसे फॉरफिट कर ली जाएगी, नॉमिनी को देना है तो नॉमिनेशन का क्या तरीका है ना। ये भी हमने पढ़ा था भाई, 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस होगी तभी ग्रेचुटी मिलेगी। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि कंटिन्यूअस सर्विस कैसे गिनी जाएगी, कि आदमी रेगुलर हमारे साथ काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अब फाइनली ग्रेचुटी देने का नंबर आ गया है ना। आदमी रिटायर हो गया या रिजाइन करके जा रहा है या और किसी वजह से जा रहा है और अब उसकी ग्रेचुटी ड्यू हो गई है, तो अब क्या करना है? ठीक है जी, अब करना है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुटी सेक्शन 7। ये कह रहा है जी एम्प्लॉयर रिटायर हो रहा है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना। वो मर भी सकता है, वो रिजाइन करके भी जा सकता है, वो सुपर एनुएट भी हो सकता है, मैं केवल एग्जाम्पल ले रहा हूं। एम्प्लॉय जो है रिटायर हो रहा है लेटेस्ट से, ठीक। तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या बनती है? एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको एक फॉर्म भरने के लिए कहे, है ना। वो उसकी ग्रेचुटी तय करे। पहले तो ग्रेचुटी कैसे तय होती है? सेक्शन 4 सबसेक्शन 2, हर साल के 15 दिन की वेजेस, जो कि वो लास्ट ड्रॉन वेजेस होनी चाहिए, ठीक है। और एम्प्लॉय को बता दे, कंप्यूट कर ले और एम्प्लॉय को बता दे भाई तेरी इतनी ग्रेचुटी बनती है। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी को निश्चित करना ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। एम्प्लॉय की जिम्मेदारी नहीं है कि वो डिटरमाइन करके दे कि मेरी कितनी ग्रेचुटी बनती है। सिंपल सी बात है सेक्शन 7 में, है ना। तो इस सिंपल सी बात को नोट्स में भी देख लेते हैं जी। सेक्शन 7 ये कह रहा है एज सून एज ग्रेचुटी बिकम पेबल, जैसे ही ग्रेचुटी पेबल हो जाए तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉय को बताए, चाहे एम्प्लॉय ने ग्रेचुटी लेने के लिए एप्लीकेशन की या नहीं की, उसकी ग्रेचुटी तय कर दे। ग्रेचुटी तय करके एम्प्लॉय को बता दे कि भाई तेरी इतनी ग्रेचुटी बनती है। देन ही इज टू गिव नोटिस टू द पर्सन टू हुम ग्रेचुटी इज पेबल। अगर एम्प्लॉय को पेबल है तो एम्प्लॉय को बता देगा, नॉमिनी को पेबल है तो नॉमिनी को बता देगा, लीगल ईयर को पेबल है, एम्प्लॉय और नॉमिनी साथ साथ मर गए तो नॉमिनी को कैसे देगा? फिर उसके वारिस को देगा। और साथ ही साथ कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी बताए कि साहब इतनी इसकी ग्रेचुटी बनती है। उसके लिए फॉर्म L प्रिस्क्राइब्ड है। मैं आपको फॉर्म्स याद करने का बहुत सिंपल तरीका भी बताऊंगा, आपको सारे फॉर्म्स और सारे सेक्शन ऐसे उंगली पे याद हो जाएंगे। पहले कंटेंट समझ लो क्या है ना, फिर मैं आपको पूरे सेक्शंस और पूरे फॉर्म्स उंगली पर रटवा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो ये जो एम्प्लॉयर है इसने अपने एम्प्लॉय को बताया कि भाई साहब आपकी इतनी ग्रेचुटी बनती है, और साथ ही साथ किसको बता दिया? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बता दिया। और क्या फॉर्म लिख के दिया? फॉर्म दिया उसको फॉर्म L। कौन सा फॉर्म दिया? फॉर्म L। कंफ्यूज होने का कोई मतलब ही नहीं, आपको फॉर्म्स ऐसे क्लियर कर दूंगा, आप खुद ही बताओगे सर इसमें तो फॉर्म G लगता है, इसमें तो फॉर्म H लगता है, इसमें तो फॉर्म D लगता है ना। हस्बैंड को भगा दिया फॉर्म D, हस्बैंड को वापस बुला लिया फॉर्म E। सब आपको ऐसे जैसे मुझे याद हो रहे हैं ऐसे आपको याद हो जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। आप अभी कंटेंट याद करो। सेक्शन 7 क्या कह रहा है? सेक्शन 7 ये कह रहा है जैसे ही एम्प्लॉय की ग्रेचुटी ड्यू हो गई, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि 30 दिन के अंदर अंदर उसकी ग्रेचुटी डिटरमाइन करे। एक फॉर्म L एम्प्लॉय को दे दे, या उसके लीगल ईयर को दे दे, या नॉमिनी को दे दे, जो भी एज द केस में भी, और सेम वही फॉर्म की एक कॉपी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेज दे कि जी इस एम्प्लॉय की इतनी ग्रेचुटी बनती है, ठीक है जी। अब एम्प्लॉयर को लगता है कि हाँ जी इतनी ग्रेचुटी इसकी बनती है, इस आदमी की 3,50,000 रुपए ग्रेचुटी बनती है, ठीक है जी। बनती है तो उसको पेमेंट कर दे। किसको पेमेंट कर दे?
एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को पेमेंट कर दे, एम्प्लॉय मर चुका है तो नॉमिनी को पेमेंट कर दे, और अगर नॉमिनी भी मर चुका है तो फिर लीगल हियर को पे कर दे, है ना, वारिस को पे कर दे। ठीक है जी। और कितने दिन के अंदर अंदर पे कर देनी चाहिए? 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर डिटरमाइन भी हो जानी चाहिए, पे भी हो जानी चाहिए। अगर 30 डेज क्रॉस हो गए तो उसके बाद फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। 30 डेज में, ध्यान से सुनना, 30 डेज में डिटरमाइन करके पे कर देना है। ऐसा नहीं है 30 डेज में डिटरमाइन करा और उसके अगले 30 डेज में पे करा, नहीं, विद इन 30 डेज डिटरमाइन भी करेगा, पे भी करेगा। एम्प्लॉय ने मांगी हो ग्रेच्युटी चाहे ना मांगी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है कि वो ग्रेच्युटी तय करे और पे करे। ठीक है जी। ये आ गया टाइम ऑफ पेमेंट। कब तक? विद इन 30 डेज। कहां से विद इन 30 डेज? जैसे ही ग्रेच्युटी पेबल हो गई, है ना, आदमी रिटायर हो गया, रिजाइन हो गया, डेथ हो गया, जो भी हो गया। और अगर 30 डेज तक पेमेंट नहीं किया है तो फिर 10% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन डीले अगर एम्प्लॉय की तरफ से हुई है, डीले अगर एम्प्लॉय की वजह से हो रही है, तो एम्प्लॉय अपनी ग्रेच्युटी लेने ही नहीं आ रहा है, एम्प्लॉय अपनी बैंक की डिटेल नहीं दे रहा है, इन वजहों से अगर डीले हुई है तो फिर कोई इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। तो एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी है? जैसे ही ग्रेच्युटी ड्यू हो जाए डिटरमाइन करे विद इन 30 डेज और पे करे विद इन 30 डेज। 30 दिन निकल गए तो 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 30 दिन निकल गए एम्प्लॉय की फॉल्ट की वजह से तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। चलो यहां क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयर थिंक्स ग्रेच्युटी इज पेबल। एम्प्लॉयर कह रहा हां जी ग्रेच्युटी तो पेबल है, देनी पड़ेगी। लेकिन मान लो एम्प्लॉयर कह रहा है ग्रेच्युटी पेबल ही नहीं है, इसके तो 5 साल पूरे ही नहीं हुए। एम्प्लॉयर कह रहा है कि ये जो नॉमिनी है ये एक्चुअली नॉमिनी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी तो फैमिली है और ये इसका फैमिली मेंबर है नहीं। किसी भी वजह से एम्प्लॉयर को ये लगता है कि इस आदमी को, इस एम्प्लॉय को, इस नॉमिनी को ग्रेच्युटी नहीं मिलनी चाहिए, तो वो एक फॉर्म एम भरेगा, उसमें रीजंस ऑफ रिफ्यूजल बताएगा और उसकी एक कॉपी एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का लीगल हायर या एम्प्लॉय का नॉमिनी जो भी है उसको दे देगा और एक कॉपी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दे देगा, है ना। मतलब पे कर रहा है तो भी और पे नहीं कर रहा है तो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जरूर बताएगा, एम्प्लॉय को जरूर बताएगा। पे कर रहा है तो कितना अमाउंट है, कब दूंगा ये बता देगा, कैसे दे रहा हूं ये बता देगा। पे नहीं कर रहा है तो कारण क्या है, किन वजहों से पे नहीं कर रहा है, ये बताना पड़ेगा। कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो कंट्रोल कर रही है सारी चीजों को, जो ग्रेच्युटी को देख रही है कि पे हुई नहीं हुई, कितनी बनती है, उसे पता होना चाहिए ना किन ग्राउंड्स पर मना कर रहा है एम्प्लॉयर। क्यों जी? चलिए फिर आ गया फॉर्म। अच्छा तो कोई कष्ट की बात नहीं है, फॉर्म याद कराऊं आपको, अभी याद कराऊं, इन दोनों फॉर्म को याद करा देता हूं। चलो देखो पीछे क्या था, फॉर्म एल। फॉर्म एल किस केस में था? फॉर्म एल हम वहां दे रहे थे जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह रहा है भैया अपनी ग्रेच्युटी ले जाओ। क्या कह रहा है? ग्रेच्युटी ले जाओ, है ना, ले जाओ, एल फॉर ले जाओ, आओ और अपनी ग्रेच्युटी ले जाओ। फॉर्म एल नहीं दे रहा, रिफ्यूज कर रहा है कि मैं नहीं दे रहा तुम्हारी ग्रेच्युटी, तो क्या कह रहा है एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर कह रहा है मत ले जाओ, यही तो कह रहा है, मत ले जाओ, मना कर रहा है। एल फॉर ले जाओ, एम फॉर मत ले जाओ। तो जहां वो रिफ्यूज कर रहा है वहां कौन सा फॉर्म भर रहा है? एम, है ना। और जहां कह रहा है ले जाओ वहां कौन सा फॉर्म दे रहा है? एल। सिंपल है ना। वाइफ ने हस्बैंड से कहा दूर हट, क्या कहा? दूर हट, तो कौन सा फॉर्म भरेगा? डी। एक्सक्लूड कर रही थी तो क्या कहेगा? दूर हट,
तो कौन सा फॉर्म भरेगा? डी। इसका उल्टा, इसका जस्ट आगे वाला इंक्लूजन फॉर्म ई। इसमें याद करने की क्या दिक्कत है? ओपनिंग का ए, चेंज का बी, क्लोजर का तो सी है ही, सी फॉर क्लोजर। हो गए। हमने कितने फॉर्म भरे? फॉर्म ए ओपनिंग, फॉर्म बी चेंज, फॉर्म सी क्लोजर, फॉर्म डी दूर हट, फॉर्म ई आइए, है ना। फिर फर्स्ट नॉमिनेशन, पहली बार जब आपने नॉमिनेशन करा तो फॉर्म एफ, फर्स्ट नॉमिनेशन, पहली बार नॉमिनेशन करा, फॉर्म एफ। घर में गृहिणी आ गई, घर बस गया, जी फॉर घर बस गया, फैमिली बन गई ना, घर बस गया, गृहिणी आ गई, जी फॉर गृहिणी, फैमिली एक्वायर हुई तो फॉर्म जी। कोई और मॉडिफिकेशन है तो जी के बाद क्या? एच, फॉर्म एच। ऐसे कराऊंगा याद, चिंता नहीं करो, लिख लिख के कराऊंगा, आपको सब ध्यान आ जाएगा, है ना। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पता है मेरे को। सुनो, अगर ग्रेचुटी के रिलेशन में कोई डिस्प्यूट हो जाता है ना भाई, डिस्प्यूट तो हो गई, एम्प्लॉयर कह रहा है मत ले जाओ, तो डिस्प्यूट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो एम्प्लॉयर की सबसे पहली जिम्मेदारी यह बनती है कि जितनी ग्रेचुटी उसको लगता है कि बनती है, उतनी ग्रेचुटी वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जमा करा देगा। प्री डिपॉजिट कहते हैं इसको, ठीक है जी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जमा करा देगा। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी? कंट्रोलिंग अथॉरिटी नोटिस देगी। नोटिस किस चीज का? नोटिस देगी रिप्रेजेंटेशन का, कि भैया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों आओ। एम्प्लॉयर तुम तो ये बताओ कि भाई तुम इसकी ग्रेचुटी क्यों नहीं दे रहे, और एम्प्लॉय तुम ये बताओ कि तुम्हें ग्रेचुटी क्यों मिलनी चाहिए। ठीक है, दोनों को भेज देगा नोटिस, एम्प्लॉयर को भी भेज देगा और एम्प्लॉय को भी भेज देगा। डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा? पहले दोनों की बातें तो लिखित में आ जाए अपने पास, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अपने अपने जवाब सबमिट करेंगे, है ना। दोनों अपना अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे और दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, यानी सुनवाई का मौका मिलेगा। और सुनवाई का मौका देने के बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिस भी फाइनल नतीजे पर पहुंचेगी, है ना, जैसे मान लीजिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहती है हाँ जी ग्रेचुटी तो पेबल होगी, ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, तो एक ऑर्डर बना देगी कि इतनी ग्रेचुटी इस एम्प्लॉय को इतने दिन के अंदर अंदर पे कर दो। ठीक है, जैसे देखो नोट्स में आ जाओ, क्या कह रहा है? रिफ्यूजल टू पे, इफ द क्लेम ऑफ ग्रेचुटी इज नॉट फाउंड एडमिसेबल, नॉट फाउंड एडमिसेबल, अपनी मर्जी से नहीं मना करेगा, फॉर्म एम देगा। किसको? एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को, नॉमिनी है तो नॉमिनी, नॉमिनी भी मर गया तो लीगल हेयर को। उसमें क्या बताएगा? रीजन, कारण बताएगा, ठीक है। और साथ में एक कॉपी किसको भेज देगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेज देगा। फिर हमने क्या बताया कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जितना अमाउंट लगता है एम्प्लॉयर को कि इतना तो मुझे देना है, उतना किसको दे देगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दे देगा। फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी? कंट्रोलिंग अथॉरिटी दोनों पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी सुनवाई का मौका देगी, सुनवाई का मौका देगी। इसके लिए लैटिन में एक शब्द है ऑडी आल्ट्रम पैटम, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, है ना। आप इंग्लिश में भी लिख देंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है जी। दोनों की बात सुन ली। दोनों की बात सुनने के बाद जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो क्या करेगी? वो ये कहेगी कि जी इतना अमाउंट और देना है आपको। एम्प्लॉयर ने प्री डिपॉजिट कराया हुआ है ना ग्रेचुटी का अमाउंट, तो जो ग्रेचुटी का अमाउंट डिपॉजिट कराया हुआ है वो तो एम्प्लॉय को देनी है। मान लीजिए और ज्यादा देना है ना, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कह रही नहीं आपने पैसा कम जमा कराया है, तो उससे और एक्सेस पैसा जमा करा लेगी और जो पैसा है वो तुरंत पेबल हो जाएगा एम्प्लॉय को। पेमेंट टू हुम, पेमेंट किसको करेंगे जी? द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल पे द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू द एप्लीकेंट वेयर ही इज द एम्प्लॉय। एप्लीकेंट अगर एम्प्लॉय है तो उसको दे देंगे।
एप्लीकेंट अगर एम्प्लॉय नहीं है तो नॉमिनी को दे देंगे, मर गया अगर, या उसके लीगल हियर को दे देंगे। ठीक है ना। जहां बात लीगल हियर को या नॉमिनी को पेमेंट करने की होती है, वहां कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक और बात देखती है कि लीगल हियर होने पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। एक आदमी है, उसकी 2 बीवियां हैं, दोनों कह रही हैं जी हमें चाहिए पूरी पूरी ग्रेच्युटी। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये भी देखेगी कि एक्चुअली किसका अधिकार बनता है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है जी, एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, एन एम्प्लॉय हु इज एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, जिसको ग्रेच्युटी मिलनी है, या उसका ऑथराइज पर्सन, कोई प्रैक्टिशनर हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई भी, वो एक फॉर्म आई भरेगा। कब? 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन ग्रेच्युटी पेबल हो गई, जिस दिन ग्रेच्युटी पेबल, आज जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर उसको फॉर्म आई चला जाएगा। डेथ के केस में नहीं जाता फॉर्म आई। फॉर्म आई तब जाता है जब एम्प्लॉय खुद अप्लाई कर रहा हो, है ना, रिटायर हो रहा है या सुपर एनुएट हो रहा है। एक बात और भी है, अगर एम्प्लॉय सुपर एनुएट हो रहा है, यानी एज की वजह से रिटायर हो रहा है, तो उसको पहले से पता होगा कि मैं उस दिन रिटायर हो जाऊंगा, उस दिन सुपर एनुएट हो जाऊंगा, है ना। तो वो उस दिन से 30 डेज पहले भी एप्लीकेशन दे सकता है, ये लिखा। उसको रिटायर होने की डेट या सुपर एनुएट होने की डेट तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो 30 दिन पहले एम्प्लॉय को बोल देगा जी इतनी मेरी ग्रेच्युटी बनती होगी, मुझे दे दो, और जिस दिन वो सुपर एनुएशन उसका होगा उसी दिन 30 दिन पूरे हो जाएंगे। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी करेगा। एम्प्लॉयर उसे ग्रेच्युटी का चेक दे देगा और रिटायर होकर घर चला जाएगा। सिंपल है ना। काहे को बार बार उसके बेचारे के चक्कर कटवाने, रिटायर होने के बाद भी आओ। ठीक। फिर कह रहा है एप्लीकेशन बाय नॉमिनी, फिर फॉर्म का चक्कर आएगा। फॉर्म आई, आई मतलब मैं मांग रहा हूं, मैं एम्प्लॉई, मैं खुद मांग रहा हूं अपनी ग्रेच्युटी, तो फॉर्म आई भरूंगा। अगर मैं अपनी ग्रेच्युटी खुद मांग रहा हूं, आई यानी मी यानी मैं, तो मैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म आई में भरूंगा। ठीक है जी। अच्छा, और अगर नॉमिनी मांग रहा है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जे में भरेगा, वही विद इन 30 डेज, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी। एप्लीकेशन प्लेन पेपर पर भी हो सकती है, बस जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो चीजें होनी चाहिए उस फॉर्म में, वो होनी चाहिए उस पर। ठीक है। खुद मांग रहा हूं तो फॉर्म आई, आई मतलब मैं खुद मांग रहा हूं। ठीक। नॉमिनी मांग रहा है तो जे, और लीगल हियर मांग रहा है तो के। आई जे के 3 लगातार वो बन गए, है ना। लीगल हियर मांग रहा है तो फॉर्म जे, सेम वही क्या, 30 डेज प्लेन पेपर, सब वैसा का वैसा ही। रूल 7 सब रूल 6 प्रोवाइड दैट एन एप्लीकेशन अंडर दिस रूल शैल बी प्रेजेंटेड टू द एम्प्लॉयर। कैसे कैसे भेजी जा सकती है, खुद दे आओ जाके। रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू मतलब कि आप डाकखाने में जाइए, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजिए, उसके साथ एक पोस्ट कार्ड जैसा लगा हुआ होगा। जब आपकी चिट्ठी एम्प्लॉयर रिसीव करेगा तो उस पोस्ट कार्ड पर रिसीविंग देगा, हां जी मैंने ये चिट्ठी रिसीव कर लिया। दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो एम्प्लॉय की क्या जिम्मेदारी है, 30 दिन में फॉर्म आई दे। नॉमिनी की क्या जिम्मेदारी है, 30 दिन में फॉर्म जे दे दे। लीगल हियर की क्या जिम्मेदारी है, 30 दिन में फॉर्म के दे दे। मान लो लेट हो गया तो एम्प्लॉयर पर तो आपने 10% का इंटरेस्ट लगा दिया था। कह रहा है कि भाई अगर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड आपने कोई एप्लीकेशन की है और उसके पीछे सफिशिएंट कॉज है, एम्प्लॉय मर गया है, तो उसके जो लीगल हियर है, उसके जो नॉमिनी है, वो थोड़ी इस चक्कर में पहले लगेंगे कि पहले एप्लीकेशन भेजो, डिले हो सकती है। ठीक है ना। तो रूल साफ साफ कह रहा है
कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन नहीं आती है, चाहे फॉर्म आई की, चाहे जे की, चाहे के की, तो इस ग्राउंड पर आप उसका जो क्लेम है उसे इनवैलिडेट नहीं कर सकते, है ना। उसको सफिशिएंट रीजन उसके पास है तो ग्रेच्युटी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब हमने फॉर्म आई दे दिया, या फॉर्म जे दे दिया, या फॉर्म के दे दिया, तो 15 दिन के अंदर अंदर, कितने, 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी हो जानी चाहिए। ठीक है जी। आज हमने फॉर्म आई दे दिया तो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है। इफ द क्लेम इज फाउंड एडमिसेबल, हमने पहले पढ़ा, ले जाओ फॉर्म एल दे देगा। ठीक है जी। और अगर ग्रेच्युटी की जो एडमिसेबिलिटी है उसे लगता है नहीं बनती तो फॉर्म एम दे देगा, वो भी विद इन 15 डेज। चाहे फॉर्म एल भर के दिया कि जी ले जाओ अपनी ग्रेच्युटी इतनी बनती है, चाहे फॉर्म एम भर के दिया कि मत ले जाओ अपनी ग्रेच्युटी नहीं बनती है, दोनों ही केस में कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बताना नहीं भूलना है। एम्प्लॉय को भी बताना है और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी बताना है। इन केस ऑफ ग्रेच्युटी इज ड्यू to be made in employer's office, the date fixed for the purpose of notice in form L under clause 1 of subrule 1 shall be refixed by employer if a written application in this behalf is made by payee explaining why it is not possible for him to be present in person on the date so specified। मतलब एम्प्लॉयर ने फॉर्म एल भेजा और उसको बोला कि भाई 12 तारीख को आकर अपनी ग्रेच्युटी ले जाना, लेकिन 12 तारीख को एम्प्लॉय किसी वजह से मौजूद नहीं है, तो वो एक रिटर्न एप्लीकेशन भर के एम्प्लॉयर को दे सकता है कि जी ये वाली डेट पे मैं नहीं आ सकता हूं, मुझे कोई और डेट दे दीजिए। तो फिर एम्प्लॉयर को उसे डेट बदलकर नई डेट देनी होती है ना। क्योंकि देखो ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है, यहां एम्प्लॉयर की सुविधा नहीं देखी जाएगी। किसकी सुविधा देखी जाएगी? एम्प्लॉय की सुविधा देखी जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई कैसे फ्लो चल रहा है, कौन एप्लीकेशन दे रहा है, कौन एप्लीकेशन रिसीव कर रहा है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी साथ साथ भेज रहा है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं फटाफट। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे डिस्प्यूट्स को फाइनली रिजॉल्व किया जाता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी किस तरह के ऑर्डर पास करती है, और एम्प्लॉय को कंट्रोलिंग अथॉरिटी से क्या क्या मदद मिल सकती है, एम्प्लॉयर के ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का किस तरह से डंडा चलता है, वगैरह वगैरह। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।